गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आप लोगों का सबसे टफ यानी कि सबके दिमाग में एक ऐसे ही जड़ करके बैठा हुआ है कि वो चैप्टर जो बच्चों का सर दर्द बना रहता है और बच्चे को समझ में नहीं आता है, उस चैप्टर को आज लेकर के हम उपस्थित हुए हैं आपके इस वीडियो में। और इस वीडियो को अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो वही सबसे बड़ी बात नहीं, मेरा सबसे बड़ा बात वही होगा। देखिए, टेंसेस मतलब कितने बच्चों को ये समझ में नहीं आता ये टेंसेस है क्या, ये होता क्या है, और बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं कि टेंसेस को समझने में बहुत सारे कठिनाई प्रॉब्लम होते हैं। और बच्चे ये भी सोचते हैं कि ये सबसे कठिन यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज या ग्रामर में सबसे कठिन चैप्टर जो है टेंस को माना जाता है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है बच्चों। अगर इसको समझ ले और जान ले, इसका जो बेसिक का है वो अगर आप जान ले तो टेंस आप जो है विद इन 10 मिनट्स आप समझ जाएंगे कि टेंस होता क्या है, और आपको एकदम आसान लगेगा कि ये टेंस को समझने बूझने और उसके ऊपर काम करने में। तो देखिए, इस टेंस को लेकर के आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें आप लोगों को मैं बेसिक बताना चाहता हूं कि टेंस को पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना है। पहला नंबर 1, सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, यूज ऑफ वर्ड, हाउ टू चेंज द वर्ड इनटू सिंगुलर फॉर्म और फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। तो ये सारे चीज जो है, ये 5 पॉइंट जो है वो हम लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है टेंस समझने के लिए। अगर आप ये 3-5 पॉइंट्स को जो है समझ लेंगे अच्छी तरह से तो टेंस का आप महारत हासिल कर पाइएगा टेंस पे। तो चलिए चलते हैं, पहले सेंटेंस समझते हैं। देखिए, कोई भी टेंस को समझने के लिए कोई भी टेंसेस को अगर आप जानना है या आइडेंटिफाई करना या पहचानना है कि कोई भी अगर सेंटेंस जो है वो कौन सा टेंस है, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि सेंटेंस को आपको जानना जरूरी है। ये सेंटेंस होता क्या है। अगर सेंटेंस को समझिएगा उसके बाद ही आप टेंस को भी समझ पाइएगा। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं सेंटेंस क्या होता है। तो एज यू विल नो दैट सेंटेंस को क्या कहते हैं, तो हम लोग सेंटेंस को कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that gives us a complete sense. यानी कि सेंटेंस किसे कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस। यानी उस ग्रुप ऑफ वर्ड यानी शब्दों के समूह को कहते हैं जो हमें कंप्लीट सेंस दे, यानी एक मीनिंगफुल आइडियाज दे। तो अब यहां देखिए कि हमने यहां कहा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ टेंसेस। बहुत सारे बच्चे हैं, कितने बच्चे ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस, बट दिस इज अ रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। बिकॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर सेंटेंस होता तो आप इस एग्जांपल के तौर पर भी समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अब देखिए, इज ही अ बॉय गुड, इजंट इट। तो अगर हम कहेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो ये सही होना चाहिए ये सेंटेंस। तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो है वो बनाया गया ये एग्जांपल जो है वो सही है? बच्चों ध्यान दीजिए, इज ही अ बॉय गुड, नहीं, ये सही सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या है, कंप्लीट सेंस नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया? कंप्लीट सेंस नहीं दिया गया। ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, समझ गए ना? तो इसीलिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस नहीं कहते बल्कि ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव अस अ कंप्लीट सेंस, जो हमें कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग दे। कुछ जो सेंटेंस कहे उसे हमको समझ में आए, तभी जाकर के उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो अब यहां देखिए कि ये दूसरा एग्जांपल हम देने जा रहे हैं। ही इज अ गुड बॉय,
है कि नहीं? तो अब देखिए कि ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है, ही इज अ गुड बॉय, यस ये हमें कंप्लीट दे रहा है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है। तो हमने यहाँ वेरीफाई ये किया है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव अस अ कंप्लीट सेंस। अगर कोई कितने बच्चे ऐसे कहते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहते हैं तो वो गलत कहते हैं। क्यों? अगर वो सही रहते तो ये सेंटेंस जो है सही रहता, है कि नहीं? लेकिन ये सेंटेंस गलत हुआ, इसीलिए सही सेंटेंस का डेफिनेशन जो है ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव अस अ कंप्लीट सेंस। तो ये होगा ही इज अ गुड बॉय, जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंटेंस। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है यानी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ये सेंटेंस क्या कह रहा है ये हमें समझ में आ रहा है, तो इसीलिए जो है इसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब चलिए सेंटेंस तो हम समझ लिए हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहते हैं, जो हमें कंप्लीट सेंस दे या कंप्लीट मीनिंग दे उसे हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे? तो यहां एक प्रश्न ऐसे आ जाता है कि हाउ विल यू मेक अ सेंटेंस? हाउ विल यू मेक अ सेंटेंस? चलिए सेंटेंस तो हम समझ गए कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है कि नहीं, जो कंप्लीट सेंस देता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे? तो एक सवाल आप लोगों के दिमाग में रहता है और ये सवाल को हम यहाँ क्लियर कर देते हैं। देखिए जो हम यहाँ आपको नंबर 2 पॉइंट्स में दिए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, यानी if you all understand the structure of sentences then it is very easy for you to make a sentence। तो हम कहने ये चाह रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को अगर आप समझ लीजिएगा तो सेंटेंस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, स्ट्रक्चर हम देते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस क्या है? S plus V plus O। Okay, this is the structure of sentences, that is S plus V plus O। Now what does it mean? S V O। Okay, उसके लिए हम देखते हैं S for subject, S for subject, V for word and O for object। ये तीन चीज जो है एकदम इंपॉर्टेंट है एक सेंटेंस बनाने के लिए। अगर ये तीन चीज सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर नहीं रहे तो सेंटेंस नहीं बनता है। कैसे नहीं बनता है? सोचिए, अगर हम किसी सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को कहीं डालना है तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये जो अगर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस है तो ये स्ट्रक्चर को हम कैसे समझें और क्या है। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं। अगर हम यहाँ देखिए इस एग्जांपल में ही इज अ गुड बॉय, ये तो हम सेंटेंस कह दें कि ये सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट सेंस देता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो ही इज अ गुड बॉय में सेंटेंस है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? तो देखिए यहाँ ही जो है ये क्या है? प्रोनाउन है कि नहीं? तो ये ही जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके विषय में कहा जा रहा है क्या? कि वो गुड बॉय है। ओके, तो इसके विषय में यानी ही के विषय में कहा जा रहा है कि वो क्या है? अच्छा लड़का है। तो इसके विषय में कहा जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ ही को क्या किया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ओके, अब देखें कि यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, यहाँ इज है। इज को जो है हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ वर्ड का प्रयोग किया गया, वी फॉर वर्ड एंड ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? यहां देखिए ही इज अ गुड बॉय, बॉय जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ये है, हम लोग ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट वो है जो सब्जेक्ट का एक्शन रिसीव करता है। समझ गए ना? जो शब्द सब्जेक्ट का एक्शन रिसीव करता है उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे बॉय जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है।
और सब्जेक्ट जो है ही है और हेल्पिंग वर्ब है। तो हम यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस या कहीं भी आप सेंटेंस बनाइएगा तो आपको ये तीन जरूरी है। अगर ये तीन को समझ नहीं पाइएगा तो आप यहाँ पे क्या नहीं बना पाइएगा, सेंटेंस नहीं बना पाइएगा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज दैट you have to know the structure of sentences. If you want to make a sentence, then you must learn these three structure of the sentences. Now let's take an example. I taught you just now about the subject, helping verb and object, but now I am going to give you one example out here. Suppose subject is Ram here. Suppose Ram is subject and verb is playing. And object, suppose take example field. Okay, now these three things are given there: subject, verb and object. Now how you make a sentence? Then it is very easy. First S plus B plus O. So subject is Ram. So Ram is playing in the field. Is it clear now? अब देखिए यहाँ राम जो है ये सब्जेक्ट है, ये प्लेइंग इज मेन वर्ब एंड फील्ड जो है ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर? तो राम इज प्लेइंग इन द फील्ड। तो यहाँ देखिए राम सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये तीन चीज जो है आप लोगों को एकदम जरूरी है जानने की और सेंटेंस बनाने की। और ये बताने का मकसद ये नहीं है कि हम सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, ये मकसद है क्या कि कोई भी सेंटेंस जो है इस पे आधारित होता है, चाहे आपका टेंस का ही सेंटेंस क्यों ना हो, वो पहले ये जानेंगे तभी आपको टेंस को समझ पाएंगे। तो ये आप लोग अच्छी तरह समझ जाइए कि कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। अब इसी को लेकर के हम या बेसिक बना करके हम टेंस में सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस को इस माध्यम से। तो पहले सब्जेक्ट देखेंगे कोई भी सेंटेंस का, उसके बाद में वर्ब है, कौन सा वर्ब का फॉर्म है, और वो ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिए। इसमें टेंस में ज्यादातर दिया जाता है किसको, वर्ब को महत्व दिया जाता है। तो वर्ब पे जानने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर वर्ब आप पूरी तरह जानते हैं तो टेंस कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ये जो था आपको सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जानना जरूरी है, जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ बता दिए हैं और किस तरह से इसको सेंटेंस बनाते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, सेंटेंस बनाते समय हमेशा आपका स्टार्टिंग लेटर शुड बी कैपिटल एंड एट द एंड यू मस्ट पुट व्हाट, फुल स्टॉप। ये बात जरूर याद रखिएगा। अगर ये आप नहीं कीजिएगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल और एट द एंड फुल स्टॉप नहीं डालिएगा, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। ओके, नाउ अनदर थिंग इज यूजेस ऑफ वर्ब। अब हम वर्ब की ओर चलते हैं, क्योंकि टेंस में जो है वर्ब को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। यानी वर्ब के कारण ही टेंस जो है पूरी तरह से बेस्ड है। टेंस चैप्टर जो है टोटली बेस्ड अपॉन द व्हाट, वर्ब। यानी कि कोई भी काम अगर क्रिया करता है समय को देख करके, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। इज इट क्लियर? तो उसके लिए हम लोग जानते हैं क्या, वर्ब के यूजेस ऑफ वर्ब, यानी कि कैसे हम यूज करेंगे। तो वर्ब को जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक बात जानने की जरूरत होती है कि वर्ब जो है दो प्रकार के होते हैं। एक वो वर्ब होते हैं जो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के आधार पे यूज करते हैं, और एक वर्ब वो होते हैं जो सब्जेक्ट के आधार पे यूज नहीं बल्कि फ्रीली यूज होता है सेंटेंस में। ओके, तो अब हम लोग करते हैं वर्ब को, यूजेस ऑफ वर्ब। कहां कहां पे वर्ब को किस तरह से हम यूजेस करेंगे जिससे जो है आपका सेंटेंस जो है क्लियर हो जाता है और सही होता है, उसके विषय में हम जानेंगे। तो पहले आप आइए देखते हैं यूजेस ऑफ वर्ब। तो वर्ब का मेन चीज क्या है, वर्ब जो है दो प्रकार के होते हैं। एक फाइनाइट वर्ब कहते हैं, एक फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और एक को जो है नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं।
ओके, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी वो वर्ब जो सब्जेक्ट के आधार पे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। और नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब यूज्ड फ्रीली इन द सेंटेंस। यानी कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जो सब्जेक्ट के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब वो है जो फ्रीली सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, उसको सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। He wants to play a match। अब ये देखिए एग्जांपल है, he wants to play a match। देखिए यहाँ ही जो है ये सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके विषय में ही ये सेंटेंस बना है। तो सब्जेक्ट है, wants जो है ये वर्ब है, क्या है, वर्ब है, वर्ब है। उसके बाद में ये टू प्ले भी वर्ब है, ये भी क्या है, वर्ब है। और ये मैच जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो हम पहले ही आपको बता दिए कि कोई भी सेंटेंस जो है बनाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ ये एक सेंटेंस बना है जिसकी जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से बना हुआ है, तो ये भी देख सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ ही वॉन्ट्स टू प्ले अ मैच है, ओके। तो यहाँ वॉन्ट्स जो है वो वर्ब है, वर्ब है। अब यहाँ टू प्ले जो है ये भी वर्ब है। तो ये वांट जो है फाइनाइट वर्ब है, क्या है, फाइनाइट वर्ब है। और ये टू प्ले वर्ब जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये जो वांट्स जो यूज किया है ये सब्जेक्ट के आधार पे यहाँ पे यूज किया गया है। क्यों, कैसे, अब ये समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम देखें तो ये वांट्स कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है, कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके विषय में तो हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब में ये करेंगे ही, लेकिन ये समझने के लिए कुछ सोचना जरूरी है। देखिए फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है बहुत सारे हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। These all are the forms of verb, isn't it? ये सब वर्ब होता है। अब V1 फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि want जो है आपका V1 फॉर्म हो जाता है, want। ये want क्या होता है, V1 फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये अगर वो यहाँ पे want, went, अच्छा ये चलिए want हो गया आपका V1 फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। तो अब V1 फॉर्म ऑफ वर्ब और यहाँ पे V5 want, want जो है V5 फॉर्म ऑफ वर्ब है। Try to understand it clearly so that there will be any problem, okay? तो अब यहाँ देखिए यहाँ want जो है V1 फॉर्म है और यहाँ पे V5 फॉर्म है want। लेकिन अब हम यहाँ पे यूज किए हैं want, क्यों? Why we use V5 out here in this sentence? What is the reason behind that? So try to understand this reason. First, हम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो सब्जेक्ट को क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। यानी कि सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो तो यहाँ पे वर्ब का फॉर्म क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, क्या होगा, सिंगुलर। समझ गया ना? तो अगर सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो वर्ब का फॉर्म भी क्या होगा, सिंगुलर होना चाहिए। और जितने भी V1 फॉर्म में जितने भी वर्ब होते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जितने भी होते हैं वो हमेशा प्लूरल होते हैं। इज इट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि V1 फॉर्म में जितने भी वर्ब होते हैं वो सब प्लूरल होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा।
तो इसको बनाने के लिए, सिंगुलर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, V5 फॉर्म बनाना पड़ता है, जो सिंगुलर फॉर्म होता है क्या, वर्ब का। तो हम यहाँ वर्ड्स बनाए, तो यहाँ देखिए ही वॉन्ट्स यानी सिंगुलर वर्ब बनाए हुए हैं, सिंगुलर पर्सन है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो वर्ब को भी क्या बना है, सिंगुलर बना दिए हैं एस लगा करके। इज इट क्लियर? तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि जो वर्ड सब्जेक्ट के आधार पर चेंज करके यूज किया जाता है उस वर्ड को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जो वर्ड बिना किसी सब्जेक्ट का या कोई ऑब्जेक्ट का लेना देना हो और फ्रीली यूज किया जाता है उस वर्ड को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे टू प्ले है, जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, जो सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ऑब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। समझ गए? तो ये दो प्रकार के वर्ब होते हैं जो हमें यूज करना है। ओके, तो ये यूजेस ऑफ वर्ड्स जो है हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, यानी कि यूजेस कंप्लीट तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, तो वर्ब का फॉर्म भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ओके, उसी तरह से बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं जो आपको समझा रहे हैं, तो हम ये डिटेल्स में आपको यहाँ बता रहे हैं, जो समझ लीजिएगा। अब देखिए कि यूजेस क्या क्या होता है। अगर हम सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का जो भी हो, एक बात और ध्यान में रखिएगा, सब्जेक्ट जो होता है कभी भी कोई नहीं होता, बस नाउन या प्रोनाउन ही होता है। समझ गए ना? अगर नाउन ही और प्रोनाउन अगर हो तभी सब्जेक्ट वो कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। उसी तरह ऑब्जेक्ट भी जो है, ऑब्जेक्ट भी जो है नाउन या प्रोनाउन ही होता है। ओके, नाउन अगर प्रोनाउन हो एज अ ऑब्जेक्ट तो हम उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। ये बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लूज। ओके, अगर नाउन या प्रोनाउन हो तो सब्जेक्ट उसे कहेंगे, ऑब्जेक्ट में भी अगर नाउन और प्रोनाउन होता है तभी ऑब्जेक्ट कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। अब देखिए कि यूजेस हम वर्ब का क्या क्या करते हैं। अगर हम इफ, अब यहाँ पहला यूजेस क्या है, अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो, सिंगुलर और थर्ड पर्सन, जो अभी अभी हम आपको बताएं, सिंगुलर हो या थर्ड पर्सन हो, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ओके, सिंगुलर वर्ब मस्ट बी यूज इफ द सब्जेक्ट मस्ट बी अ सिंगुलर और थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन या सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ थर्ड पर्सन से कहने का मतलब क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल थर्ड पर्सन से मतलब है, फॉर एग्जांपल ही, सी, इट, ये सब जो है थर्ड पर्सन और सिंगुलर होता है। ओके, ही, सी, इट, ये क्या होता है, सिंगुलर और थर्ड पर्सन होता है, सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन। इज इट क्लियर? ये हो गया आपका थर्ड पर्सन। नंबर 2, सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन हो, आई, वी, ओके, आई, वी, तो ये आई, वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है। सॉरी, आई जो है फर्स्ट पर्सन है
तो फर्स्ट पर्सन है, लेकिन ये वी जो है प्लूरल हो जाता है, आई जो है वो सिंगुलर है। तो आई जो है ये दोनों जो है आई वी जो है फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करने का मतलब V5, ओके। सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब V5 और प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब V1, यानी V1 फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद में नंबर 3, सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन हो, जैसे यू, ओके, फर्स्ट पर्सन नहीं सेकंड पर्सन हो, तो क्या होगा, सेकंड पर्सन हो, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो तो क्या होगा, वर्ब का फॉर्म भी प्लूरल ही होगा, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा, वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो जो है V1 फॉर्म। ओके, तो ये यूजेस है जो आप समझ लीजिएगा। यानी जहां पे सब्जेक्ट ही सी इट होगा तो आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जहां पे आई वी होगा वहां पे फर्स्ट पर्सन पे प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कीजिएगा, और थर्ड जहां पे सेकंड पर्सन हो यू, वहां पे भी आप प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कीजिएगा। तो अगर नंबर 4, अगर सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो, जैसे कि दे, वी, तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल फॉर्म में हो, तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कीजिएगा, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, सो दीज आर द सम यूजेस ऑफ वर्ब वेयर वी यूज, कहां पे सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है और कहां पे प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, ये आपका डिटेल्स है। ओके, तो सब्जेक्ट में सिंगुलर अगर थर्ड पर्सन हो तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट में अगर आई वी हो तो फर्स्ट पर्सन है ये और प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट में अगर यू हो यानी सेकंड पर्सन हो तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, अगर फोर्थ यानी कि दे यानी प्लूरल फॉर्म ऑफ यानी सब्जेक्ट अगर प्लूरल फॉर्म में हो तो उसका वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो ये जो है आपका यूजेस ऑफ वर्ब्स है, क्या है, यूजेस ऑफ वर्ब्स। अब जो है नेक्स्ट आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन घूम रहा होगा कि अब जो है प्लूरल फॉर्म तो ये समझ गए कि V1 फॉर्म ऑफ वर्ब जितने भी होते हैं वो प्लूरल फॉर्म होते हैं, उसको सिंगुलर कैसे बनाया जाए, isn't it? So let's discuss about that. Points number 4. Points number 4 में जो है उस पर डिस्कस करते हैं कि अगर प्लूरल फॉर्म है तो उसको सिंगुलर कैसे बनाया जाए। ओके, पहले देखिए इसको सिंगुलर बनाने के लिए आप लोगों को एक बात जरूरी है कि आपको ये याद होना जरूरी है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, और इसको पूरी तरह से आपको क्या करना है, याद कर जाना है। अगर आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब याद नहीं रहेगा तो आपको क्या होगा कि ये सिंगुलर को कैसे बनाना है, क्या बनाना है, वो ध्यान में नहीं होगा। तो वो आप लोग एक बार देख करके याद कर लीजिएगा। अब सिंगुलर फॉर्म को कैसे बनाते हैं, जैसे कि हमने आपको चेंज ऑफ वर्ब इनटू सिंगुलर, सिंगुलर में कैसे चेंज करेंगे। ओके, देखिए ऐसे हम आपको बोल दिए हैं कि V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हमेशा प्लूरल होता है, isn't it? तो उसको कैसे करना है, जैसे कि हम V1 फॉर्म का कुछ एग्जांपल लेते हैं। जो V1 फॉर्म है ये प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। ओके, और V5
यानी V5 जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है। तो अब देखिए ये दोनों को कुछ वर्ड्स जो है हम लेते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से बनाएंगे। तो V1 फॉर्म जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म होता है, V5 जो है सिंगुलर फॉर्म होता है। तो V1 से V5 को कैसे बनाते हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो देखिए कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि अगर हम कहेंगे प्ले, क्राई, ओके। अब देखिए यहाँ प्ले है, क्राई है, तो अब इस वर्ड्स को, ये तो V1 फॉर्म ऑफ वर्ड हो गया, तो इसको हम V5 में कैसे चेंज करेंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि पहला नियम जो होता है वो क्या होता है कि पहला लास्ट लेटर जो है Y है, अगर किसी में Y है और Y से पहले जो लेटर है वो अगर वॉवेल्स है, ओके, वो अगर वॉवेल्स है तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट इसमें एस ऐड कर दीजिएगा। समझ गए ना, समझने की कोशिश कीजिए। जहां पे अगर लास्ट लेटर जो है Y है, Y से पहले वाला लेटर जो है अगर वॉवेल है, ओके, देन यू डायरेक्टली ऐड एस ऐड कर दीजिएगा, तो ये बन जाएगा प्लेस। क्या हो जाएगा, प्लेस। तो ये प्लेस बना हुआ है, तो ये हो गया आपका V5 फॉर्म। समझ गए। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जैसे क्राई, क्राई भी देखिए यहाँ Y लास्ट लेटर Y है, लेकिन उससे पहले का लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है, R जो है कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि Y को पहले क्या करेंगे, हटा देंगे। Y को हटा करके Y के प्लेस में I का प्रयोग करेंगे और ES को ऐड करना है। समझ गए ना, Y को हटा करके I ऐड करेंगे और I को रिप्लेस करेंगे, Y से I को रिप्लेस करेंगे और ES को ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा क्या, क्राइस। तो ये हो जाएगा क्या, सिंगुलर फॉर्म ऑफ क्राई। समझ गए ना। तो इस तरह से आप सिंगुलर से प्लूरल वर्ब, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब से सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बना सकते हैं। और कुछ और पॉइंट्स आप लोगों को याद करना है, जैसे कि कुछ वर्ड जो होते हैं जो प्लूरल से सिंगुलर बनाया जाता है, जैसे कि एग्जांपल, जो भी वर्ड हो, जो भी वर्ड हो, जैसे कि अगर हम कोई भी वर्ड हो, S X C H, इस लेटर से एंड करता हो, कोई भी वर्ड इस लेटर से अंत कर रहा हो, कोई भी वर्ड, समझ गए ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे यहाँ पे क्लास है कि नहीं, तो यहाँ देखिए डबल एस है, यहाँ भी डबल एस है कि नहीं, क्लास। तो इसको हम सिंगुलर बनाएंगे तो क्या करेंगे, हाँ, क्लास। तो इस ये जो डबल एस एक्स और सी एस से एंड किए हैं, तो वहां कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आप ई एस को ऐड कर देंगे, तो ये सिंगुलर बन जाएगा, जैसे क्लासेस। उसी तरह एक्स, तो अगर हम कहेंगे बॉक्स, बॉक्स है, तो हम यहाँ पे ई एस ऐड कर देंगे, तो बॉक्सेस हो जाएगा, ओके। सी एच है, तो अगर हम कहेंगे यहाँ मैच, मैच प्लस ई एस, मैचेस, मैचेस। तो इस तरह से आप सिंगुलर से प्लूरल वर्ब से सिंगुलर वर्ब बना सकते हैं कोई भी। समझ गए। तो आपको जब भी सिर्फ वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर में बनाना होगा, तो सिर्फ आपको एस और ई एस को ऐड करना होगा, वो भी सिचुएशन देखकर। तो सर, होप दैट यू विल अंडरस्टैंड ऑल द हाउ टू चेंज द वर्ब इनटू सिंगुलर फॉर्म। इज इट क्लियर? नाउ अब जो है लास्ट पॉइंट है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब देखिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब तो बहुत सारे होते हैं। अब उसको जानने के लिए आपके बुक्स में जो है बहुत सारे दिए होंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब, उसको एक बार आप लोग देख लीजिए और थोड़ा ब्रीफ में आपको हम बता देते हैं यहाँ पे।
जैसे कि टोटल कितने फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, ये 5 फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं। ओके, और ये फर्स्ट फॉर्म के जितने भी वर्ब होते हैं वो हमेशा प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। और ये पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म भी कह सकते हैं, पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल्स होता है। क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और V5 को क्या कहेंगे? प्लूरल, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये V5 को जो है हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहेंगे। या तो V5 फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये देखिए, ये 5 प्रकार के फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं। ओके, जैसे कि अगर हम कहेंगे V1 फॉर्म का अगर गो है, ओके, V1 फॉर्म गो है तो ये प्लूरल है। ये वर्ब कौन सा है? प्लूरल है। तो अगर गो का होगा तो यहाँ क्या होगा? वेंट। वेंट क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे हम पास्ट फॉर्म कहेंगे। और थर्ड फॉर्म ऑफ फॉर्म क्या होगा? गॉन, GONE, गॉन, जो है थर्ड फॉर्म होगा। अब इसको जो है, ये 3 मेन फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं, लेकिन इसको 2 और फॉर्म वर्ब होता है जो V4 और V5 होता है, वो खुद से बनाना पड़ता है। तो V4 बनाने के लिए हमको क्या करना है? ING का ऐड करना होगा। किसी भी, जैसे कि V1 फॉर्म में अगर ING का हम ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा क्या? V4। जैसे कि हम यहाँ गो प्लस ING करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? गोइंग। गोइंग बन गया तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, उसी तरह से अब हम यहाँ V5 बनाएंगे, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्या करना है? ES ऐड करना है। तो गो प्लस ES तो क्या होगा? गोज। ओके, तो इस तरह से आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब को अच्छी तरह से याद करना है। पहले आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी कि ये 3 फॉर्म जो है अच्छी तरह से याद करना है किसी भी फॉर्म ऑफ वर्ब को। और उसके बाद में V4, V5 जो है आप खुद से बना सकते हैं। तो इस वीडियोस में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको ये बताएंगे कि टेंस क्या होता है, डेफिनेशन टेंस का क्या है, और टेंस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और किस तरह से टेंस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टिल देन, बाय।